नमस्कार मित्रों, आज हम उन सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली वालों के लिए नहीं, हर भारतवासी के लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पॉल्यूशन की। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 पार कर गया है, PM 2.5 का स्तर 350 छू गया है, दिल्ली का दम घुट रहा है, लाखों लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नवंबर महीने के आते ही ये समाचार दिल्ली और देश के मीडिया में छा जाते हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो जाते हैं। 2-3 महीनों में स्थिति थोड़ी सुधरती है और अगले साल नवंबर दिसंबर में फिर अखबार वालों को वही वार्षिक सूची मिल जाती है। 24 घंटे जुगाली करने वाले न्यूज चैनलों को भी नया मसाला मिल जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु हृदय रोग की वजह से हो रही है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD अर्थात श्वास फेफड़े संबंधी रोग। वैसे तो दिल्ली में साल भर ही प्रदूषण छाया रहता है, किंतु नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। इस साल अक्टूबर के अंत तक PM 2.5 का लेवल 350 माइक्रो प्रति मीटर क्यूब तक पहुंच गया था। इसके आगे और भी बढ़ने की आशंका है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी स्पष्ट कर लेते हैं। PM 2.5 का तात्पर्य है पर्टिकुलेट मैटर या धूलिकण, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोमीटर है। आप यह तो जानते ही होंगे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और हर मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होते हैं। मानवीय बाल 50 से 120 माइक्रोन की चौड़ाई का होता है। तात्पर्य PM 2.5 के 20 कण यदि एक के बगल में एक रखे जाएं तो मानवीय बाल जितनी चौड़ाई बनेगी। हवा में मौजूद ये अत्यंत सूक्ष्म कण सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और इससे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। PM 10 या 10 माइक्रोमीटर के कण PM 2.5 से व्यास में 4 गुना और भार में 64 गुना होते हैं। PM 10 सड़क और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, कचरे की आग या धुआं, खेतों की आग या धुआं, फूलों के पराग और अंधड़ की धूल में मौजूद होते हैं। दूसरी ओर PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं, लेकिन इसके अन्य सोर्स हैं वाहनों के घिसते टायर, कारखाने, चूल्हे और सिगरेट का धुआं और यहाँ तक कि आपकी ड्रेसिंग टेबल का टेल्कम पाउडर भी। धूलिकणों के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जैसी कई प्रकार की गैस हवा में घुलकर उसे विषैली बना देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार PM 2.5 का स्तर स्वास्थ्य वर्धक तभी माना जा सकता है जब यह 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से कम हो। अधिकांश अध्ययनों में यह पाया गया है कि यदि PM 2.5 का स्तर 24 घंटे तक 12 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब रहता है तो स्वास्थ्य पर खराब असर होता है। यदि PM 2.5 का स्तर 24 घंटे से अधिक समय तक 35 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब रहता है तो अस्थमा या खांसी के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है। प्रदूषण का स्तर और बढ़ने से वातावरण में घुटन महसूस होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और थोड़े से परिश्रम करने से थकान आ जाती है। PM 10 के कारण आंखों में जलन और गले में खराश होती है, किंतु उतना खतरनाक नहीं जितना PM 2.5। हमारे शरीर का रक्षा तंत्र अधिकांश PM 10 से निपट लेता है, किंतु PM 2.5 इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये शरीर में गहरे घुस जाते हैं। जाहिर है कि PM 2.5 प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होते, वरना प्रकृति इसका डिफेंस मैकेनिज्म भी बना लेती। अभी दिल्ली का PM 2.5 प्रदूषण स्तर 300 से 400 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब का है, जो सामान्य से 35 से 40 गुना है। 2019 में इसने 900 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के स्तर को छू लिया था। 2020-21 में कोरोना के कारण प्रदूषण कुछ कम हुआ, लेकिन 2023 में पुनः AQI 500 के पार हो गया और क्वालिटी इंडेक्स जितना अधिक होता है, हवा की क्वालिटी उतनी ही घटिया होती है। इस पैमाने की अपर लिमिट 500 है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परिभाषित हेल्दी लेवल से 100 गुना अधिक है। यहाँ AQI और PM 2.5 लेवल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। PM 2.5 लेवल केवल एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई फैक्टर काउंट होते हैं और हर देश का अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। AQI 500 पार हो जाने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। स्कूलों की छुट्टी हो गई और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। ना OD1 स्कीम काम आई, ना वाहनों पर लागू BS4, BS6 से स्थिति सुधरी। 15 साल पुराने वाहन तो पहले ही बैन हो चुके थे। OD1 स्कीम 2018 में लागू की गई, 2019 में फिर आजमाया गया
पर यह प्रयास बुरी तरह विफल हो गया। दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों की औसत आयु 12 वर्ष घट जाती है। लंदन में ऐसा ही संकट 1952 में आया था। तब PM 2.5 का लेवल लगातार 4 दिनों तक 500 माइक्रोन से ऊपर था। इसके कारण 4000 लोगों की असमयी मौत हो गई। बाद में कुछ अध्ययनों में बताया गया कि असमयी मारे जाने वालों की संख्या 12000 तक भी हो सकती है। ब्रिटिश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लंदन का प्रदूषण कम ना हो सका और 1962 में पुनः एक बार भीषण कोहरा छा गया। लंदन का संकट ठंड के दिनों में गहरा जाता था क्योंकि लोग अपने घरों में कोयले की अंगीठी जलाते थे। प्रदूषण नियंत्रण हेतु लंदन में अनेक कानून लागू किए गए, अनेक नियम बनाए गए। 2009 से लो एमिशन जोन पॉलिसी लागू हुई। 2019 में सेंट्रल लंदन को अल्ट्रा लो एमिशन जोन घोषित किया गया। धीरे धीरे समूचा लंदन ही अल्ट्रा लो एमिशन जोन बन गया। आज लंदन का सबसे प्रदूषित दिन भी दिल्ली के सबसे साफ दिनों से ज्यादा साफ होता है। लंदन को यह हासिल करने में 60 से 70 वर्ष लग गए। बीजिंग में यही काम करने में 20 से 25 वर्ष लगे। दिल्ली की तरह वहां भी पिछले 15-20 वर्षों में आबादी 2.25 गुना हो गई। बीजिंग ने इससे निपटने के लिए सबसे पहले 1000 स्थानों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाए, जिससे प्रदूषण के स्रोत को पिन पॉइंट किया जा सके। फिर वहां कारों की बिक्री को नियंत्रित किया गया। कार की बिक्री लॉटरी से होती थी। लोग साइकिल चलाते थे। लोकल ट्रेन नेटवर्क 700 किलोमीटर तक लंबा है, जो कि दिल्ली में 350 किलोमीटर ही है। बीजिंग में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत मंगोलिया से आने वाले धूल भरी आंधी थी। इसे रोकने के लिए चीन ने 4500 किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी दीवार खड़ी कर दी। यह दीवार ईंटों की नहीं, हरे पेड़ों की थी। यह थी ग्रेट ग्रीन वॉल। लंदन में इतने सुधारों के बाद भी अभी तक प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पैमानों से बेहतर नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 5 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब के पैमाने पर खरे उतरने वाले विश्व में केवल 7 देश हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह सभी अत्यधिक कम जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। प्रदूषण और विकास का चोली दामन का साथ है। मानव ने जब पहली आंख सुलगाई तभी से प्रदूषण प्रारंभ हो गया था। विज्ञान के बढ़ते कदमों के साथ साथ प्रदूषण के बदलते रूप सामने आते हैं। आज स्मार्टफोन और कंप्यूटर के हजारों लाभ हैं, तो आंखों पर चश्मा भी है। यातायात के साधन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पर यह PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, लेड ऑक्साइड और न जाने क्या क्या जहर हवा में घोलकर न केवल सांस के मरीजों की संख्या बढ़ाते हैं, बल्कि अस्थमा और हृदय रोगियों का जीना भी मुश्किल कर देते हैं। प्रदूषण को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु नियंत्रित करने का प्रयत्न जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़े कदमों की जरूरत है। यह है 1857 की दिल्ली। न तब डेवलपमेंट था, न प्रदूषण। आज के दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य स्रोत गाड़ियों का धुआं और सड़क की धूल है। इन पर तो हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। कौन सा मंत्री, विधायक या जज है जिसने कार और AC से तौबा कर ली है? ले देकर पराली और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पटाखे जलाने पर 2017 से प्रतिबंध है। 2015 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 2018 में 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद 2006 से 2021 के बीच प्रति 1000 व्यक्ति गाड़ियों की संख्या 313 से बढ़कर 655 हो गई। प्रति व्यक्ति वाहन दुगुने हो गए और इसी बीच दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति मतलब दिल्ली की आबादी भी बढ़ गई। 2005 में दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 46 लाख थी, जो 2021 में 3 करोड़ 11 लाख हो गई। तात्पर्य है कि 2006 के मुकाबले 2021 में 3.5 गुना वाहनों की वृद्धि हो गई है। लगभग यही हाल देश के अधिकतर छोटे बड़े देशों का है। अब पराली या पटाखे जले या ना जले, दिल्ली वालों के सीने तो जलेंगे ही जलेंगे। कुछ भोले वाले लोग यह सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल वह जादू की छड़ी है जो कि सारा प्रदूषण समाप्त कर देगी, तो वे यह भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसके उत्पादन में भी प्रदूषण होता है और भारत में बिजली उत्पादन में भी प्रदूषण होता है, क्योंकि बिजली उत्पादन में कोयले का शेयर बहुत अधिक है। भारत में बनने वाली बिजली में से 49% कोयले से और कुल 57% फॉसिल फ्यूल से मिलती है। हमने तो सारे फैक्ट्स रख दिए कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब सोचना और उस पर अमल करना हमारा दायित्व है।